हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है स्टडी प्लान के ऊपर। स्टडी प्लान, एक स्टडी प्लान जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करेगा। और ये स्टडी प्लान आपको हेल्प करेगा टू स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन। और ये स्टडी प्लान मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ CMA फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और इसी के साथ में मैं उनके साथ उनके लिए एक अनाउंसमेंट भी लेके आया हूँ जो उनको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, ये हमारे सामने सिलेबस है, पूरा सिलेबस के ऊपर नज़र डाल सकते हो आप लोग। तो जैसे सभी को पता है कि ये सिलेबस 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कितने भाग में बटा हुआ है? 4 भागों में। ठीक है, 4 भाग में। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला फंडामेंटल है, अकाउंटिंग फंडामेंटल। फिर स्पेशल ट्रांजैक्शन, और फिर फाइनल अकाउंट, और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला 30 मार्क्स, 15 एंड 25, देन 30%। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो हमारे पास 4 टॉपिक है पढ़ने के लिए। अब मैं इस पूरे स्टडी मटेरियल में आपको इसी के बेस के ऊपर एक स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा जो कि मोस्ट डिटेल स्टडी प्लान होगा। ठीक है, और उससे आप स्कोर जो कर पाएंगे वो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। उसी के साथ साथ एक और अच्छी अनाउंसमेंट आपके लिए जो मैं फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ CMA फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वो अनाउंसमेंट भी मुझे आपको बतानी है। अच्छा, अब हम लोग ना स्टडी प्लान को इस तरह से देखते हैं कि कोई भी चैप्टर है उसका हमको क्या करना है? ABC एनालिसिस करना है। ABC एनालिसिस करना है। ठीक है, ये अपने पास आ गए 4 चैप्टर। ठीक है, अपने पास कितने चैप्टर है? 4। 1 2 3 4। ये मेन हेड्स हैं, इसके अंदर और भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जो जो भी है वो। और इसके बाद हमें ये भी देखना है कि हमें कितने कितने आवर्स देने हैं, 1 2 3 एंड 4 को। ठीक है, आवर्स कितने देने हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि कितने दिन में वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए, 1 2 3, और एक हमारे पास और है 4। तो हमें बेसिकली ये 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, इन तीनों को मैं एक साथ कर देता हूँ। एक तो ABC एनालिसिस है। ठीक है, ABC एनालिसिस आ गया यहाँ पे। ये PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप किस काम आएगी ये PDF, क्योंकि एक बार स्टडी प्लान जब बन जाता है अच्छा, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके पास वो होना तो चाहिए। तो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसको इम्प्लीमेंट भी करना। डाउनलोड करके रखने से यार कुछ नहीं होगा, ऐसे हज़ारों स्टडी प्लान आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लाखों टीचर्स के। बट जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, किसी काम का नहीं है। सबसे पहले फंडामेंटल है। ठीक है, फंडामेंटल 30 मार्क्स के है, देन 15, देन 25, देन 30। तो आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट अपने पास जो चैप्टर है वो हम वेटेज से पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वेटेज 3 चैप्टर की ऐसी है जो 30% की है, 1 2, और ये 25% है। ठीक है, तो 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसका 30 है और एक का 25% है, और एक का है 15%। तो इसका मिनिमम है ये तो कह सकते हैं, तो मिनिमम इसका वेटेज है। ठीक है, और बाकी सबका वेटेज ज़्यादा है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, CMA फाउंडेशन लेवल के ऊपर आपके ऊपर इंस्टीट्यूट जो ज़्यादा फोकस करवाना चाहता है आपसे, वो फंडामेंटल्स के ऊपर करवाना चाहता है। आपको स्कीम एग्जामिनेशन पता है, 100 मार्क्स के MCQ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके अंदर मिक्सचर होता है क्वेश्चंस का। ठीक है सर, अब ये बात आप समझिए कि जो 100 आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है। तो इंस्टीट्यूट की नज़र से देखा जाए तो आप साफ साफ पता लगा सकते हैं कि वो आपसे ज़्यादातर जो चीज़ें चाह रहा है, जो मांग रहा है, वो चाह रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टारगेट ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन का टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कॉन्सेप्ट्स, आपके कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए। सेकंड, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और जर्नल एप्लीकेशन एंड ओवरव्यू। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं जो इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है कि आप उसको करके दें। ये 3 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है,
ये तीन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रॉन्ग बेस, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, अकाउंट्स में। सेकंड चीज, अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी उन फ्रेमवर्क से वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बेस का मतलब क्या है कि यू नो एवरीथिंग, यू नो द कॉन्सेप्ट, वेरियस कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग, ठीक है। कन्वेक्शन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल आपको सभी पता है। उसकी जानकारी होना अलग चीज है, उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना अलग चीज है। तो इट इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट। तो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे वो वाली नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है क्रिटिकल थिंकिंग, कि जो भी आपने चीजें गैदर करी है पढ़ के, आप उसका कितने अच्छे से अपने दिमाग में रिटेंशन कर पा रहे हैं और उसको कितने अच्छे से थिंकिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं बेसिकली। फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन जो कि जनरल लेवल पे होगी, ज़्यादा आपसे यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं पूछी जाने वाली है। तो इसी हिसाब से स्टडी प्लान को भी हमें डिज़ाइन करना है, इसी तरह से स्टडी को अपनी प्लान करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो फाउंडेशन देते हैं वो 12th पास करके आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट यही रहते हैं जो 12th पास करके आते हैं। तो आपने 12th पास करी कॉमर्स से, ठीक है। फिर आप आ गए फाउंडेशन में। अब 12th क्लास की कॉमर्स के अंदर भी अकाउंट सब्जेक्ट हमेशा से रहा है, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, इंस्टीट्यूट आपके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है थ्योरेटिकल लेवल पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो देखेंगे 30 मार्क्स के लिए हमारे पास जो है अकाउंटिंग फंडामेंटल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। देखो सबसे पहले तो 4 फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग है, कॉन्सेप्चुअल, लीगल, रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल। 1 2 3 एंड 4, ये चारों के चारों 4F आपको आने चाहिए बहुत इस तरीके से। देखो कॉन्सेप्चुअली एमसीक्यू बहुत अच्छे बना सकते हैं इंस्टीट्यूट वाले, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट एकदम पक्के रखने हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेक्शंस, तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कैपिटल रिवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अकाउंटिंग साइकिल, मतलब अकाउंटिंग साइकिल इज नथिंग न्यू, ये टर्म न्यू है बट चीज़ें वही हैं कि आप इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल एंट्री, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स यानी कैश बुक वगैरह वगैरह, एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जनरल एंट्री भी आ गई, और जनरल एंट्री अब डिटेल में आई है क्योंकि इसके अंदर ओपनिंग, ट्रांसफर, क्लोजिंग, एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन, 5 तरह की एंट्री जनरल में होती हैं। लेकिन हम लोग जनरली जो फॉलो करते हैं क्लास 11th में जो हमने सीखी होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं हमारी। ओपनिंग उसमें बहुत ही कम होती है, क्लोजिंग भी उसमें बहुत कम होती है। एडजस्टमेंट वाला पार्ट आपने फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में 11th क्लास के कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। वैसे जनरल एंट्री पे ज़्यादा बच्चे फोकस करते नहीं है, बट एडजस्टमेंट वाली एंट्री आपसे कभी टकराई होगी। ट्रांसफर की एंट्री भी आप बहुत कम ही देखेंगे। रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री के लिए तो आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर हुआ करता था 11th क्लास में, वो यहाँ भी है, बट आपने ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री भी देखी हुई है कहीं ना कहीं। तो 5 तरीके की जनरल एंट्री होती है, 5 तरीके की इसमें है। इसके बाद लेजर है सब्सिडरी बुक में, फिर कैश बुक, बैंक बुक, पैटी कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस, अच्छा अभी चैप्टर फेमिलियर है बट इनमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डीप है 11th क्लास से, तो जरा ध्यान देना। इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, स्टेट लाइन एंड डिमिनिशिंग मेथड ओनली। अच्छा वैसे मेथड जो होते हैं डेप्रिसिएशन में और भी होते हैं, वो आप इंटर में देखेंगे। और भी होते हैं जैसे समर योर डिजिट मेथड, ठीक है, एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, बहुत सारे मेथड और होते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको फाउंडेशन और इंटर दोनों में हेल्प करेगी, और इससे एमसीक्यू बनाना बहुत आसान है, और इससे एमसीक्यू, ये फेवरेट टॉपिक है इंस्टीट्यूट का जिससे वो एमसीक्यू पूछती है। तो अभी अगर हम लोग एबीसी एनालिसिस करें पार्ट नंबर 1 का ही, मतलब 30% वाले का, 30% वाले का जो हम लोग अगर एबीसी एनालिसिस करें, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें करनी है और उसका कितना टाइम देना है। मैं पहले इरेज कर दूँ सब चीज़ें, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 फ्रेमवर्क है, इसको समझने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 1 दिन का समय देना है। 1 दिन से ज्यादा का समय इसमें नहीं देना, 1 दिन में मैंने ज्यादा बोल दिया, बट मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और हर दिन कम से कम 2 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की। टोटल आवर्स इस सब्जेक्ट को जो दे रहे हैं वो 2 घंटे हैं। तो 1 दिन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसको 2 आवर्स डिनोट डिवोट करेंगे 1 दिन में, ठीक है।
तो आपको एक दिन में इसको ख़त्म कर लेना है। इसके अंदर आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ऑडिट करके नहीं छोड़ देना है कि आपने इसको पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं। आपको अच्छे से इसको याद भी करना है, ठीक है? इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेक्शंस, इसको भी आपको एक दिन में ही ख़त्म करना है, ठीक है? वही 2 आवर्स का टाइम यहाँ पे भी दोगे आप। इसके बाद कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, इसके अंदर आपको कम से कम 3 दिन देने हैं, 3 डेज़। इसका मतलब हो गया आपका इसमें 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, 6 आवर्स। इसका बाइफरकेशन भी मैं बता दूँ 6 आवर्स का कैसे होगा, ठीक है? 2 घंटे प्लस 2 घंटे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जगह नहीं है, स्पेस नहीं है इतना। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि आपको पहले जो 2 घंटे हैं, इसका मतलब फर्स्ट डे में आपको इसमें सबसे पहले कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पढ़ना है। फिर अगले 2 घंटों में कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट को पढ़ना है। फिर अगले थर्ड डे के ऊपर इसके क्वेश्चन करने हैं। तो आपको पढ़ते टाइम तो लगेगा कि सर ने ज़्यादा टाइम बता दिया, बट जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है? तो 6 आवर्स ये हो गए, मतलब 3 दिन हो गए। फिर अकाउंटिंग साइकिल, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी बुक, फाइनेंशियल फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। देखो यकीन मानो तो मैं इस चैप्टर को मानता ही नहीं हूँ कि इसमें कोई दम है, क्योंकि इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बाकी सभी चैप्टर में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इसे आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये बोलूँगा आपसे कि हाँ, आप इसमें एक चीज़ पढ़ लेना बस, बाकी कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट ऑफ अकाउंट पढ़ लेना एंड कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन, बस इतना करना है आपको। बाकी ये सब चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि कहीं न कहीं आने वाले चैप्टर्स में आप कवर कर लोगे, तो इसको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये तो आप एक दिन में ही कर लोगे। 1 डे 2 आवर का टाइम। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पहले भी 11th क्लास से आती है, तो उसके क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है? इसके बाद जर्नल, जर्नल में आप कम से कम नहीं तो 5 दिन लगाना, मतलब 10 आवर्स, ठीक है? 10 आवर्स क्यों? 5 तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है? 5 तरीके की जर्नल एंट्री के टाइप हैं, तो क्या एक-एक टाइप को एक-एक दिन पढ़ेंगे? नहीं। आपको टाइप्स जो हैं वो 4 दिन में ख़त्म कर लेनी है। 5वें दिन आप लेजर ख़त्म करोगे और दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करोगे एमसीक्यू के। कैश बुक, बैंक बुक, पैटी कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मतलब इसके अंदर हम लोगों ने 11th क्लास में देखा था ना, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। पहले ट्रिपल कॉलम भी हुआ करती थी, बट अब डबल कॉलम तक ही है। तो डबल कॉलम को ही बैंक बुक बोलते हैं और पैटी कैश बुक। ठीक है? तो मतलब 3 टॉपिक कैश बुक वाले चैप्टर से ही है। तो ये तीनों का अगर मैं मर्जी कर दूं ना, तो ये कैश बुक एक ही चैप्टर है और बीआरएस 2 चैप्टर। तो आपके 2 चैप्टर है, इसको इसलिए आपको कम से कम 2 दिन दे रहे हैं एक चैप्टर को। तो मतलब 4 आवर्स फॉर कैश बुक एंड 2 दिन बीआरएस को। तो आपको 4 आवर फॉर बीआरएस चाहिए। अच्छा, बीआरएस कुछ बच्चों की बहुत वीक होती है, मैंने देखा। और बीआरएस बीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी मैं आपको ये भी मार्क कराऊंगा एबीसी, तो मैं इसमें बताऊंगा आपको कि बीआरएस कौन सी कैटेगरी के चैप्टर में आएगा। एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही एडजस्टमेंट एंट्री होता है। तो इसमें कुछ ये अलग अलग दोनों नहीं है, ये एक ही है। इसके अंदर कम से कम आपको 5 डेज देने हैं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में काफ़ी चीज़ें होती हैं। 10 आवर्स, ठीक है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल है। इसको आप 2 डेज में कवर करना, 4 आवर में। मैं बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब ये बैड डेट वाली चीज़ जो है ना, ये आपकी फाइनल अकाउंट के साथ में ही कवर होनी चाहिए, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट के साथ में। तो फाइनल अकाउंट ही एक तरीके से, इसमें कम से कम आपको 5 डेज दे रहे हैं। मैं इतने ज़्यादा दिन क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें होगा 10 आवर्स। तो अभी तक आपके पास ये जो सेक्शन है अपना कंप्लीट करने के लिए कितने दिन हो गए देखो। ये हो गया आपका 1 डे, 2 दिन हो गए यहाँ पे 2, इसके बाद 5, ठीक है? इसके बाद 6, इसके बाद 11, 11 के बाद 12 13 14 15, 15 के बाद यहाँ पे आ गया 20 22, 22 और 5 27। अच्छा सर, 27 दिन में हम लोग खाली यही फंडामेंटली कवर करते रहेंगे क्या? देखो 27 दिन आपको कम से कम इसमें लगेंगे। अगर आपको डेज कम करने हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको दिन ज़्यादा लग रहे हैं तो आप अपने आवर्स बढ़ाइए। कम से कम इतनी मिनिमम स्टडी चाहिए, एक प्रोफेशनल कोर्स है, कोई मजाक नहीं है ये। ठीक है? तो इसमें इतने दिन तो कम से कम चाहिए, 27 दिन। अगर आप 2 घंटे ही सिर्फ पढ़ते हैं, 2 घंटे होते ही क्या है एक दिन में, इसलिए बोल रहा हूँ।
अच्छा, अब एबीसी और मैं मार्क करा दूं आपको अकाउंटिंग फंडामेंटल में, तो सबसे पहले आप ए मार्क करेंगे इसको। मैं एबीसी अलग पेन से मार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ए वाले चैप्टर मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये ए है, ये ए प्लस लिखो आप, ठीक है। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ए, इसके बाद बीआरएस पे लिखना ए खाली, ठीक है, बैंक बुक कैश बुक पे ए मत लिखना। ये हो गया ए आपका। इसके बाद प्रिंसिपल वाला हो गया आपका ए, ठीक है, और कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हो गया ए, ठीक है। इसके बाद बी वाले चैप्टर, बी कैटेगरी के चैप्टर, बी कैटेगरी के चैप्टर को मैं नीले से मार्क करता हूँ। जर्नल एंट्री, कैश बुक, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तो मिस ही कर दिया मैंने, वो फाइनल अकाउंट्स में ही मैंने इंक्लूड कर लिया, लेकिन ये बात याद रखना मिस नहीं हुआ है, वो फाइनल अकाउंट्स में ही इंक्लूड कर लिया, जिसमें मैंने 5 दिन बोला है, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस इसी में आएगा, तो ये ए कैटेगरी का है, इसे मत भूल जाना। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी आप जोड़ सकते हो, दोनों में से किसी भी एक में जोड़ लेना, ठीक है, दोनों को 5-5 दिन दिए हैं इसलिए मैंने। ये भी बी कैटेगरी का चैप्टर है, अकाउंटिंग साइकिल को तो मैं इंक्लूड करूंगा ही नहीं। बस बाकी सारे सी कैटेगरी के चैप्टर हैं। सी कैटेगरी के चैप्टर्स क्या हैं अभी मैं बताता हूँ। एबीसी का फंडा क्या है आपका, मैं हवा में बातें नहीं करता, ये सब चीज़ें अकाउंट्स का जो पेपर आया पिछला उसके मतलब प्रीवियस ईयर से उसके बेसिस पे। ए का मतलब क्या है कि अगर आपने ए कैटेगरी के सारे चैप्टर कर लिए तो आप नीचे से 40 मार्क्स तो ला ही सकते हैं 100 में से। अगर बी कैटेगरी के भी कर लिए तो 60 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर सी कैटेगरी तक भी कर लिए तो 80+ कर सकते हो। देखो 100 मार्क्स का तो आश्वासन मैं भी नहीं देता, बट हाँ अगर आप 80+ कर लोगे तो ये हो जाएगा। अगर आप इसको इन तीनों को सिर्फ वन टाइम करोगे, एक टाइम, तो आपके 80+ ही आएंगे। अगर आप 2 टाइम्स इसको कर लोगे, मतलब एक टाइम आपने कॉन्सेप्ट किया फिर एक टाइम रिवीजन किया, तो ये आपके 90+ हो जाएंगे। और अगर आप इसको 3 टाइम्स कर लोगे तो आप इसको 95+ मान सकते हो। 4 टाइम्स करने के बाद आप इसको 95 to 98 मान सकते हो, बट 4 टाइम्स कोई स्टूडेंट करेगा नहीं इतना, वो भी मुझे भी पता है, बट इतनी रिवीजन अगर आप करोगे तो आपके कहीं जाके 100 मार्क्स तक आ सकते हैं। तो एबीसी का मैंने आपको बता दिया, अगर आप ए वाले टॉपिक कर जाओगे तो आप उससे पास हो जाओगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी तक अपने पास कितने दिन हो गए, 27 दिन हो गए, ये बात याद रखना, 27 दिन हमारे पास हो गए। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन के अंदर, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहला कंसाइनमेंट है। ये एकदम न्यू टॉपिक है आपके लिए, और इसके अंदर इसके बेसिक ही कवर है खाली, मतलब बेसिक में खाली स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन और बेसिक, बेसिक मतलब थियोरेटिकल पार्ट, और स्टॉक वैल्यूएशन के मोस्ट ऑफ द चीजें कवर हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन एडवांस से भी आ जाता है, बट देखो प्रोफेशनल एग्जाम है ना, इसलिए सिलेबस लिमिटेड नहीं है, बट मेजर चंक जो इस चैप्टर का है वो स्टॉक वैल्यूएशन तक ही है। तो इसमें आपको एक तो नया नया है इसलिए सीखने में समय लगेगा, और दूसरी बात इसमें बेसिक भी सीखने हैं और 2 टॉपिक सीखने हैं, मतलब हमें इसमें कम से कम आपको 6 डेज दे रहे हैं, मतलब 2 × 6 मतलब 12 आवर्स। जॉइंट वेंचर भी आपके लिए नया है, इसमें आप 4 डेज दे सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेगा इतना, ठीक है। तो ये 8 आवर्स इसमें हो गए। जॉइंट वेंचर भी बेसिक ही कवर है, ज़्यादा एडवांस तक हम नहीं जाएंगे इसमें भी। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में तो उन्होंने लिख दिया है ये पूरा 11th वाला है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो इसको तो आप 2 दिन में ही कवर कर लेना। मैं दोनों दिन ही मान के चल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन ही करोगे, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन करोगे ना आप तो हो जाएंगे, क्योंकि 11th में जो चीज़ें थी वो ही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। तो ये 4 आवर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया फाइनल अकाउंट का, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट वाली जो चीजें हैं ना वो आपने देखो, आपने क्या करना है, पहले बैड डेट वाला चैप्टर मत करना, पहले ये नहीं करना आपने। मैं आपको मैनर बताऊंगा अभी बाद में कि कौन सी चीज कब करनी है, अभी मैं आपको दिन लिखवा देता हूँ फटाफट से। पहले फाइनल अकाउंट है, पूरे फाइनल अकाउंट के अंदर आपको 10 डेज देने हैं। 10 डेज मतलब 2 × 10 मतलब 20 आवर्स दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, ये सबसे पहली जो चीज़ है बेसिक है। बेसिक कहाँ से कहाँ तक है, बेसिक यहाँ से यहाँ तक है। बेसिक मतलब थियोरेटिकल पार्ट, इसको आपको करना है 5 डेज में, मतलब 10 आवर्स में। अब ये वाली जो चीज़ है इसको आपको करना है 2 डेज में, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। बेसिक में ही आता है वैसे, लेकिन क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी यहाँ पे पार्ट है, हालांकि इससे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आपके लिए ये चीज़ नहीं है, एक्साइटिंग भी होगी इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे 4 आवर लगाने हैं। अच्छा, ये अब ये है मेन चीज़ इसके अंदर, 4.5 मेन चीज़ है जो कि प्रैक्टिकल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसमें आपको कम से कम 5 दिन देने हैं। कॉन्सेप्ट में
और प्लस आपको कम से कम 5 दिन ही इसकी प्रैक्टिस में भी लगेंगे, तो कम से कम इसमें हो गए आपके 10 डेज, जिसमें बाइफर्केशन हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। तो 2 × 10 मतलब आपके 20 आवर्स इसके अंदर हो गए। तो ये सेक्शन नंबर बी के अंदर हमारा जो 30 मार्क्स का है, इसमें कितने दिन हो गए? 10, 12 और 17 दिन। 17 दिन इसमें हो गए, ठीक है। और ये 10 दिन हो गए, 10 10 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे हो गए 12, और ऊपर कितने हो गए थे? 27। तो 12 और 27 कितने हो गए हमारे पास? एक सेकेंड, मॉड्यूल नंबर 2 है अपना जो, इसमें कितने हुए? एक मिनट रुको, मॉड्यूल नंबर 2 में हुए 6, 4, 10 और 12, तो मॉड्यूल नंबर 2 में हुए 12 दिन। मॉड्यूल नंबर 3 में कितने दिन हुए? 10 दिन। ठीक है, अब टोटल हम कर सकते हैं, तो 17, 10, 12 और 27, है ना। अब मैं आपको टोटल डेज लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टोटल डेज, टोटल डेज कितने कितने हो गए बता देते हैं फटाफट। मॉड्यूल 1 में 27, 27, 12, 10, 17, 27, 12, 10 और 17, ठीक है। अब 27 66 होगा, 66 डेज, ठीक है। 66 डेज टोटल हो गए अपने पास, तो मतलब आपके पास, अगर आप 2 घंटे भी पढ़े एक दिन में, अगर आप एक दिन में 2 घंटे भी पढ़े, आपने पास 66 दिन हो गए। अगर आप एक दिन में 2 घंटे भी पढ़े तो भी आप अप्रोक्स 60 दिन के आसपास में सिलेबस कवर कर सकते हैं। अब ये 66 दिन तो पूरा सिलेबस कवर करने के लिए है, सिर्फ पास होने के लिए तो आपको अराउंड मुश्किल से बहुत कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि खाली आपको फिर ए कैटेगरी वाले करने होंगे। अच्छा, इसमें से जो ए कैटेगरी वाले हैं वो मैं और मार्क कर देता हूँ। इसमें खाली ए कैटेगरी है, कंसाइनमेंट। अच्छा, फाइनल अकाउंट तो पूरा ही ए है, इसके अंदर कुछ भी बी सी डी नहीं है। अभी इसके अंदर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ए है, तो आपके पास में यहाँ पे ए वाले आप नाम अलग से देख सकते हो कि ए वाले कितने हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बी दिख देता हूँ आपके लिए। देखो, छोड़ना तो कुछ नहीं है, जिसको पूरा प्रिपेयर करना है, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि उसको खाली पासिंग मार्क्स चाहिए, तो मैंने उसके लिए भी बता दिया, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पे बी है, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज। जॉइंट वेंचर को तो सी ही मानो, आप जॉइंट वेंचर छोड़ के भी जा सकते हो अगर आपका मन करे, ठीक है। इसमें कुछ बी नहीं है, ठीक है। चलो, अब ये चीज़ें हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया, देख लो, इतना डिटेल सिलेबस आपका जो एनालिसिस है वो मैं ही अपने चैनल पे लेके आया हूँ अभी तक, ठीक है। और एक न्यूज़ जो मेरे को आपके साथ में शेयर करनी थी, CMA फाउंडेशन के लिए, ये जो मैंने आपको स्टडी प्लान बताया है तो सेल्फ स्टडी के लिए था। इसके साथ साथ आप क्लासेस, फ्री क्लासेस मैंने लेके आने वाला हूँ, बैच CMA फाउंडेशन के लिए जल्द ही, अकाउंट्स का। अभी आपका रिजल्ट आने वाला है थोड़े दिन में, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वजह से आपका कुछ भी कारण की वजह से रह जाता है एग्जाम, तो आप ये स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने फ्रेश एडमिशन लिया है सिलेबस नंबर 2022 में, उन बच्चों के लिए तो ये चीज़ है ही। तो अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ CMA फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को, अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों की, ठीक है। तो ये जो आपका सिलेबस 66 डेज में होने वाला है, ये कहीं ना कहीं जब मैं कराऊंगा आपको चीज़ें, तो मैं आपको ये 30 से 40 डेज में ख़त्म करा दूंगा, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आपके हाथ में है, अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो ये स्टडी प्लान है, अगर आपको मेरे साथ करनी है चीज़ें तो ये 40 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ये PDF मैं आपको दे दूंगा, पूरी PDF जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। अब ये ABC एनालिसिस, आवर्स और डेज, ये आपको खुद भरने हैं जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे, तो ये आपके लिए, ठीक है। मैं यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा देता हूँ, बाकी आप अपने आप से देख लेना, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, अब अगले सेशन में मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए, बाय बाय।